अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्की मईशत इस वक्त कहां स्टैंड कर रही है? जाहिर है कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया और इस कोविड के बाद हम देख रहे हैं इस आलमी वबा से पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। पाकिस्तान की मईशत भी इससे मुतासिर हुई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम अगर ये भी कह सकते हैं कि इस तमाम चीज़ों को कोविड के खाते में नहीं डालना चाहिए, इस लॉकडाउन के खाते में नहीं डालना चाहिए। देखना यह होगा कि रवा माली साल के पहले 9-10 महीने जो है वो मईशत की क्या परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर में हमने जाके देखा और फोर्थ क्वार्टर में हमने स्पेशली जाके देखा कि जो लॉकडाउन से मुतासिर होगी, क्या इससे पहले के हालात बेहतर थे, क्या इससे पहले के हालात ऐसे थे कि जिसमें हुकूमत कह सकती है कि हुकूमत मईशत जो है वो वाकई एक ग्रोथ पैटर्न की तरफ थी और एक बहुत अच्छे टेक ऑफ साइन हमें नजर आ रहे थे। इसका आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ पेंडेमिक ऑन पाकिस्तान इकोनॉमिक जो डायनेमिक्स है पाकिस्तान की मईशत का, उस मईशत में बेसिक अगर हम देखें 4 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज और जीडीपी ग्रोथ, ये चारों चीजें जो हैं इससे पहले यानी अगर आप जुलाई से मार्च 2020 की बात करें, लॉकडाउन से पहले की, तब भी कोई बेहतर कंडीशन में नहीं थी। आपके पास अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात करें तो टारगेट था हमारा 3.5% की ग्रोथ का और जो प्रोविजनल आया है वो 2.67%। एंड माइंडेड कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टिड्डी दल के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। अब एनडीएमए ने बाकायदा कहा कि एक टिड्डी दल और आने वाले दिनों में सैलाब का भी मुमकिना खदशा है, तो इन दोनों चीजों से मुल्की मईशत जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होगी, मुल्की और स्पेशली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत पाकिस्तान में जो सपोर्ट करता है ये सेक्टर, इसमें देखा कि पिछले 2 सालों में जिस बुरी तरीके से परफॉर्मेंस देखी गई, जो इसका टारगेट था, हदफ था वो 2.3% का और जो फिगर्स इस वक्त प्रोविजनल सामने आए -2.64% पे आपकी ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल हमारी सनतें जो है वो बुरी तरीके से शिकार हुई, जिनमें सरे फहरिस्त जो बात की जा रही थी एक्सचेंज रेट के हवाले से, शरह सूद के हवाले से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से, ये तमाम चीजें बहुत महंगी थी और इन्हीं का रोना जो है वो इस सेक्टर ने रोया। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ भी 4.8% की हमारा टारगेट था और जो हमने हासिल जो इस वक्त प्रोविजनल नंबर्स आ रहे हैं वो महज 0.59% के हैं। ये मैं तमाम बातें कर रहा हूं उस वक्त की कि जब ज़ाहिर के मुतासिर होगी कोरोना के बाद। तो जीडीपी ग्रोथ 4% जो है वो इस साल का हदफ था कि 4% की ग्रोथ हमने हासिल करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द कोविड की जो सूरत हाल है उसके बाद -0.38 यानी 1% भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में ये ग्रोथ जाएगी। तो रहा सवाल कि क्या वाकई हुकूमत जो है इन तमाम फैक्टर्स को कोरोना के खाते में डालेगी या कोरोना से पहले हालात बेहतर थे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब नून लीग से आपका ताल्लुक है और साबिक गवर्नर सिंध भी रहे। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये एक हमने पिक्चर इस वक्त जो देखने की कोशिश की है, बहुत खतरनाक साइंस हैं। क्या ये मुनासिब होगा कि सारी चीजें आप कोविड के खाते में डाल दें, सारी चीजें लॉकडाउन के खाते में डाल दें? उससे पहले आप समझते हैं कि हालात थोड़े बेहतर थे इकॉनमी के? नहीं, देखें 4 क्वार्टर्स होते हैं किसी भी फिस्कल ईयर के, आपके नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें से 9 महीने गुजर चुके थे उस साल के, जो जुलाई 2019 में शुरू हुआ और मार्च 2020 तक के जो 9 महीने थे, उस वक्त तक कोरोना का तो जाहिर सी बात है इफेक्ट नहीं था इकॉनमी में। आपने बहुत से आदाद शुमार बताए, लेकिन मैं नाजरीन के लिए आपको उस हवाले से भी बता दूं कि जो एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ होती है जिससे पूरा पाकिस्तान इन्हसार करता है उस पर, कि आप टैक्सेस कितने कलेक्ट करते हैं। जाहिर है जितने आप टैक्सेस कलेक्ट करेंगे उसी से ही आप आगे चल सकेंगे। सूबों को भी पैसे उसमें से ही मिलेंगे 57-58%, ताकि वो तालीम पर, सेहत पर और दूसरी चीज़ों पर खर्च कर सकें। डेट रीपेमेंट भी आपने करनी है, आपने दिफा के लिए भी उसमें से खर्च करना है। सो इट्स अ फंडामेंटल, मेरा ख्याल है सेंट्रल चीज़ है कि आप टैक्सेस, अब टैक्स का हदफ जो रखा था वो 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ रखा था, 5,500 बिलियन रखा था जून 2019 में। मेरा ख्याल है तमाम इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट थे और बाशमूल
हम सब के, हमने उसी वक्त कहा था कि ये एक ऐसा बड़ा मजाक कर रहे हैं कि 700-800 बिलियन। अब हुआ ये कि मार्च 2020 तक का अगर आप फिगर देखें तो 3 ट्रिलियन यानी कि 3000 बिलियन कलेक्ट किए थे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो उसी अगर रेशो से चलते और थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट मई और जून में थोड़ा पुश ज्यादा होता है तो 100-200 बिलियन ऊपर आ जाते हैं, तो 4200-4300 बिलियन से ज्यादा आप नॉर्मल हालात में कलेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि मार्च तक आपने 3000 बिलियन कलेक्ट किए थे। तो इसका मतलब है शॉर्टफॉल कितना होता? 1300 बिलियन का शॉर्टफॉल आपको बगैर कोविड के आपको मिल रहा था। वो 1300 बिलियन का मतलब ये है कि आप एक्सपेंडिचर में अगर उतने ही अंदाजे लगाएं जितना उन्होंने अंदाजा किया था, तो फिस्कल डेफिसिट जो है 1300 बिलियन का मतलब ये है कि 3200 बिलियन तो बजट में एक्सपेक्ट किया गया था, तो 4500 बिलियन होता। अब इमरान आप मुझे ये बताएं कि 2 साल में ये डबल से ज्यादा होता, 2000 बिलियन से 4500 बिलियन। और परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी देखेंगे तो पिछले साल की भी जो थी फिस्कल डेफिसिट 8.9% था, जो पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा था, और विदाउट कोविड भी वो 9% से ऊपर आ रहा था इस साल। तो मेरा ख्याल है सारे सेक्टर्स जो थे बुरी हालत थी उस हवाले से कि जी। और फिर सबसे बड़ी बात ये आपको इमरान पता है कि अभी जो फाइनल फिगर्स लास्ट ईयर के रिलीज किए, जो हफीज पाशा साहब ने आज से 4 महीने पहले एस्टिमेट बताया था कि लास्ट ग्रोथ रेट वाज ओनली 1.9% जी। अब अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप 1.9% पर ग्रो कर रहे थे, तो कोविड और नो कोविड आपकी तो इकोनॉमी, और इसी वजह से वो 1.9% ही की वजह से लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव स्केल पर थी, पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे मैसिव स्केल में जा रहे थे। सो द रॉट वाज ऑलरेडी देयर, और बिकॉज द रॉट वाज ऑलरेडी देयर, तो आपने जो कोविड की वजह से अगर जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी सस्टेन करने की, बिकॉज मेल्ट डाउन तो ऑलरेडी हो चुका था, तो आपकी सस्टेन करने की तो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन जुबैर साहब, एक दो चीजें जो पॉजिटिव साइड अगर बात करें इस पूरे उसमें, तो वो ऑयल प्राइसेस, लास्ट ईयर $72 पर बैरल की ऑयल प्राइसेस आपके पास आ गई $20-25 पर बैरल। ये आपको कितना जो है इससे बेनिफिट हुआ? दूसरी चीज, अल्टीमेटली आपको पॉलिसी रेट को कम करना पड़ा, 13.25% से इस वक्त 8% पे आ गए। फिस्कल स्पेस, क्योंकि जाहिर है कि अब वो हॉट मनी ने तो काम नहीं किया, उल्टा उसने काम खराब कर दिया। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाने के लिए कितना जरूरी होगा पॉलिसी रेट को और नीचे लेकर आया जाए? ऑप्शंस क्या है इस वक्त हुकूमत के पास? अब देखें ना, बिल्कुल आपने सही पॉलिसी रेट का जिक्र किया। अगेन मार्च 2020 तक चले जाएं वापस कोविड आने से पहले, तो 13.25% पॉलिसी रेट रखा था, जो कि किसी हिसाब से भी सस्टेनेबल नहीं था। सस्टेनेबल क्यों नहीं था? कि वो हॉट मनी बाहर के गोरों के लिए तो पैसा वो बड़ा अट्रैक्टिव था वो रेट, लेकिन जो पाकिस्तानी बिजनेसेस थे, जो कि मार्च की भी अगर आप फिगर देखें एज ऑफ फरवरी, प्राइवेट सेक्टर बोरिंग जो थी वो 71% गिर चुकी थी। 71% क्यों गिर चुकी थी? बिकॉज इतना एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट्स पर कौन आके बिजनेस कर सकता है? कोई कर ही नहीं सकता, कंपीट ही नहीं कर सकता। सो पूरी इंडस्ट्री की हर एक की डिमांड थी कि जी पॉलिसी रेट। जब कोविड ने मारा है हमें, तो फिर हमने 3 दफा एक्शंस लेके पिछले 2 महीने में 5.25% कम किए। लेकिन वो कहते हैं ना, इट्स टू लेट, टू लिटिल टू लेट, कि अभी जब कोई बिजनेस वो उस किस्म के रिस्क या उस किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आपने उस सूरत हाल में पॉलिसी रेट कम किया। अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा, आप दे रहा है दुरुस्त आयत, बट जो टाइम था वो जो अच्छा टाइम था। अगर आप पिछले साल, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी इतना ऊपर लेके जाने की। सबसे पाकिस्तान को जरूरत थी वो ग्रोथ मोमेंटम की जरूरत थी। ग्रोथ होता तो टैक्सेस बढ़ते, ग्रोथ होता तो नौकरियां होती, ग्रोथ होता तो फिजिकल स्पेस होती, और उसके बगैर कुछ भी नहीं। सो जब आप एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे वक्त बिल्कुल इकोनॉमी जो है हमारी रुकी हुई है, स्टैंड स्टिल है, उस वक्त हम पॉलिसी रेट कम भी कर रहे हैं तो हमें वो फायदा नहीं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती या लॉकडाउन नहीं होता उस वक्त, या पहले, बहुत पहले जब ये डिमांड की जा रही थी, तब इस चीज को देखना चाहिए था। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक।
जुबैर साहब, इस वक्त जो बात की जा रही है 800 अरब के नए टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है कि आईएमएफ जो है इस वक्त जोर दे रहा है। क्या मुमकिन होगा इस एक ऐसी मईशत में जो कि इस वक्त जिसमें बिल्कुल दमखम मौजूद नहीं है टैक्सेस बर्दाश्त करने का, ऐसे में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं और फिर होगा क्या करेगी हुकूमत? देखिए, ये पिछले साल भी जब जून में 750 बिलियन के करीब के टैक्सेस लगाए थे, उस वक्त ही मज़े का खेज बात थी, इन अ श्रिंकिंग इकोनॉमी आप टैक्सेस इतने ला देंगे तो कैसे बिजनेसेस ग्रो करेंगे? या तो इकोनॉमी बढ़ रही हो ना, तो आप ये कहेंगे जी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, तो एबिलिटी टू रीपे होगा। एक दुकान की जगह 10 दुकानें खुल जाएंगी तो 100 रुपए देंगे तो 1000 रुपए आ जाएगा। अगर आपने एक दुकान ही रखनी है और वो भी मुश्किल चले तो कैसे आप टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं? सो यू विल किल द बिजनेसेस इन द प्रोसेस। सो 800 बिलियन के अगर कहा जा रहा है कि टैक्स इम्पोज करने की बात की जा रही है, क्या हमने पिछले 2 साल से सबक नहीं सीखा? आपको पता है कि पिछले साल जो था इमरान पहला साल था पिछले 21 साल में जब हमारी कोई ग्रोथ नहीं थी टैक्स कलेक्शन में। 21 साल में पहला साल था। फिर उसके बाद आपने 750 बिलियन रुपए के टैक्सेस लगा दिए। एंड रिजल्ट हो रहा है कि 4000 बिलियन भी नहीं कलेक्ट हो रहा है। हम वहीं खड़े हैं जहां हम 2 साल पहले खड़े थे। और मैं आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि उससे पिछले 5 साल जो थे, तकरीबन 4 साल जो थे, 5 साल में से 20% ग्रोथ हुई थी और ओवरऑल डबल टैक्सेस किए थे, 1900 बिलियन से 3800 बिलियन। सो टैक्स, और वो बढ़ने का क्या था? इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही थी। अगर आप जीडीपी कर्व देखेंगे 2013 से लेकर 2018 तक, तो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था, स्लोली बट श्योरली रीचिंग 5.8%, एंड एज अ रिजल्ट द टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा था। अब अगर आपका जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा है, 5.8% से 1.9% पर आ गया और अब नेगेटिव में जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि टैक्सेस आप 700-800 बिलियन अगर आप इंपोज करेंगे तो कंपनीज लॉसेस में ही जाके पूरा कर सकेंगी ना। अगर लॉस में जाएंगे तो वैसे ही टैक्स पेबल नहीं होगा, एडवांस आप उनसे खींचेंगे। सो द होल थिंग, आई डोंट एग्री। सिर्फ एक चीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और वो एक चीज है ग्रोथ को इंश्योर करना। जिस तरह से भी करके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब तक आप ग्रोथ मोमेंटम वापस नहीं लेके आएंगे, इवन अनइवन हो। देखिए ये जो होते हैं ना लवाजमात, ये अमेरिका और स्वीडन जैसी कंट्रीज के होते हैं कि जी ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ। बिल्कुल अच्छी बातें हैं, लेकिन पहले वेल्थ तो क्रिएट करें। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो जब तक के नहीं उठती, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए बात की जा रही है, मजीद रिडक्शन का मुतालबा है पॉलिसी रेट में। हुकूमत के लिए कितना वायबल होगा? जाहिर है कि एक तरफ अगर आप देखें पॉलिसी रेट हम कम करते हैं तो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही होती है कि उसके जो डेट रिपेमेंट है वो उसकी कम पड़ती है, जो कर्जों का बोझ है वो उसके ऊपर काफी कम पड़ता है। लेकिन दूसरी साइड पे आपके यहाँ जो सेविंग रेशो है वो भी मुतासिर होता है, बैंक के डिपॉजिट जो हैं वो भी मुतासिर होते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल इतनी आसान नहीं है। आप लोग होते अगर इस वक्त इन हालात में, कोविड अगर आप लोगों के दौर में आता तो क्या तरजीह देते? इमरान देखें, चाहे अमेरिका हो, एडवांस कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोप का कोई मुल्क हो, इकोनॉमी रन करना और मैनेज करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि वो एक सोल्यूशन, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होता जिसकी अपसाइड ही अपसाइड हो। यू ऑलवेज हैव टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। आपने जैसे खुद कहा कि अगर पॉलिसी रेट कम करते हैं तो वहां फिस्कल स्पेस मिलता है, डेट रीपेमेंट आपका कम होगा, इंडियन का ऑलरेडी फायदा हो गया तो आपको इतनी बड़ी फिस्कल स्पेस मिल गई, दूसरी तरफ आपका सेविंग ड्रॉप होती है। सो तो ये तो बैलेंसिंग एक्ट आपको हर फैसले में करना होता है। आज की बात नहीं, कोविड की बात नहीं, कभी बात नहीं, कभी भी आप कोई भी फैसला लेते हैं तो उसके 2 साइड्स होती हैं, एक अप साइड होती है, एक डाउन साइड होती है। हालात के हवाले से इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? क्या हमें सेविंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत है या आपको इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है? इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब क्रिएशन होगी, आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेरे नजदीक बिल्कुल देखें। और दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन का जो डर था, जिसकी वजह से उन्होंने 13.25% तक स्टेट बैंक लेके गया था, इन्फ्लेशन मोर और लेस अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर आपको चूज भी करना पड़े इस वक्त बिटवीन क्रिएटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन,
तो मेरा ख्याल है कि हम तो 100% इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक अच्छा, ग्रोथ होगा, सप्लाई साइड बढ़ेगी। डॉक्टर अशफाक हसन साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। उनकी स्टडी इस वक्त सामने आई है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करके और किसी सूरत आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली, और उसने प्रूव भी किया ना। अगर आप पिछले अगस्त 2018 से पीरियड देखें कि कंसिस्टेंटली पॉलिसी रेट ऊपर जा रहा था और इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही थी। और एक वक्त आया जनवरी 2020 में जब इन्फ्लेशन कोई मेरा ख्याल है 14% के करीब आ गई। फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में 23% हो गया और पॉलिसी रेट हमने 13.25% रखा था। तो कोई रिलेशन ही नहीं था, क्योंकि सप्लाई साइड आप भूल गए। आप सप्लाई साइड ही भूल गए कि भाई प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई ऑल्सो इज अ फैक्टर टुवर्ड्स कंटेनिंग इन्फ्लेशन, कि अगर आपकी सप्लाई होगी नहीं, डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। और यहां जो इन्फ्लेशन आई थी वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आई थी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं थी, कॉस्ट पुश। कि आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, आपने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, आपने गैस के नर्ख बढ़ा दिए, आपने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, आपने डिवैल्यूएशन इतना मैसिव कर दिया। ये 4 फैक्टर्स जब किसी भी बिजनेस में लोड होंगे तो वो जाहिर है कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। थोड़ा बेहतरी तो आई ना। अब मैं वही ऑयल प्राइसेस को अगर मैं लेके चल रहा हूं, आप करना क्या चाहिए था? ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से नीचे आई, आपके पास क्या ऑप्शन था? आपके दौर में भी $23-25 पर बैरल आई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक हमने देखा कि $30-35 का मिला और 147 ऊपर गया। कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमने सुना $150 मिलियन बैरल जो है उसको हेज करने की बात हो रही है, कोई ऐसी समरी वगैरह मूव हुई है, कुछ ऐसा सोचा जा रहा है। दुनिया में स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करने की बात हो रही है। अगर नहीं कर सकते तो आप कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस की तरफ जाके उसको हेज कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये मतलब 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस कम करके हाथ झाड़ देंगे और वोट बैंक शायद पक्का करें ना करें, दोबारा प्राइसेस बढ़ी तो कौन जिम्मेदार है? क्या ये अपॉर्चुनिटी किसने मिस की फिर? ये अपॉर्चुनिटी भी हुकूमत ने मिस किया। अगेन बात ये देखें, 81 रुपए फी लीटर है पेट्रोल, जहां तक मेरी समझ पूछ है। हाँ। $20-22 पर बैरल आपका है। जब $70-72 पर बैरल था तो उस वक्त 71 रुपीज का था फी लीटर। हाँ। तो समथिंग समवेयर इज रॉन्ग। वो कहते हैं कि जी डिवैल्यूएशन भी आप ही ने फैसला किया था, किसी और ने फैसला नहीं किया था। बट बिलीव मी, इसमें चॉइस अगेन 2 होती हैं। एक ये होती है कि कितना आपने पास ऑन करने कंज्यूमर को और कितना आपने खुद अपने पास रखने ताकि आपकी जो फिजिकल चैलेंजेस है उसको आप एब्जॉर्ब कर सके। इट्स अंडरस्टैंडेबल, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। और दूसरा ये होता है कि हुकूमत पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो ये भी समझती है कि कल को वापस डॉलर बढ़ना शुरू हुआ और फिर हमें महंगा करना पड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल बिकम अनपॉपुलर। बट असूल की बात ये थी कि एक तो उसको पास ऑन ज्यादा करना चाहिए था, दूसरा उसका असर नहीं सर, पास ऑन ज्यादा अगर करते तो फिर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज कहां? क्योंकि आपसे और पीपल्स पार्टी के दौर में भी जो 20% से ज्यादा की ग्रोथ जो रेवेन्यूज में थी वो उसी वक्त थी जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई थी। तो हुकूमत ने वहां पे अपना जरा रखा था अपनी किटी में काफी। तो आप कैसे कह सकते हैं अगर पास ऑन कर देते फिर गवर्नमेंट के हाथ क्या आता? नहीं, मैंने तो इमरान बिल्कुल ये कहा कि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि गवर्नमेंट कुछ पास ऑन करना चाहती है, कुछ अपने पास रखना चाहती है अपनी फिजिकल स्पेस को कंटेन करने के लिए जो चैलेंजेस हैं। इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट जो इस वक्त ज़रूरत थी वो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जितनी भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे, ठीक, और जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है, सिर्फ इंडिविजुअल शामिल नहीं है, उतना ज़्यादा आप मोमेंटम दे सकेंगे अपनी ग्रोथ को। तो हमें देखना ये चाहिए कि अगर इस पेट्रोल प्राइसेस कम होने की वजह से, ऑयल की प्राइसेस कम होने की वजह से अगर हम बिजली की कीमतें कम करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव पुश मिलता है फॉर द बिजनेसेस। तो सबसे ज्यादा मेरा तो अपने ख्याल से सबसे ज्यादा आपको जो देखने की जरूरत है वो ये देखने की जरूरत है हम वो कौन से एक्शंस लें जिससे बिजनेसेस को बूस्ट मिले। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और प्रोडक्टिव मींस में ये जो सब्सिडी या जो फैसिलिटी हम प्रोडक्टिव मींस वालों को देना चाहेंगे जिससे बिजली कम हो, हमारे जो कॉस्ट है वो कम हो। ज़ुबैर साहब आगे बढ़ते हैं। अब इस सूरत हाल में मतलब अगर मोटा मोटा समझें तो सारा मसला यह है कि हमें चाहिए डॉलर और सेंट्रल बैंक नोट छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता।
कोविड के पैराए में अगर देखें तो डॉलर के जो इनफ्लोज हैं, चाहे वो आपके रेमिटेंसेस के थ्रू आ रहे हो, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट्स के थ्रू आ रहे हो, दुनिया को इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, ना हमारी चाहिए ना किसी और की चाहिए। पेट्रो डॉलर इकोनॉमी इस वक्त बहुत परेशानी में है और वहां पे भी हम देख रहे हैं कि जॉब कट्स वगैरह ठीक ठाक लग रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए, और प्राइवेटाइजेशन तीसरी सोर्स आपकी वो होती है। तो ये तीनों जो आपके एवेन्यूज हैं जहां से डॉलर आ सकते हैं, वो अब बहुत महदूद वहां का रास्ता रह गया है। डिपेंडेंसी किसके ऊपर फिर होनी चाहिए? यही कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स कम से कम करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम करके मार्केट के अंदर आए। इमरान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके नाज़रीन के लिए। दो साइड्स हैं जब भी हम मईशत की बात करते हैं। एक एक्सटर्नल साइड है जिसकी अभी आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और एक हमारी डोमेस्टिक साइड है जो रुपए आप प्रिंट भी कर सकते हैं और जो भी कर सकते हैं। सो मेरे नज़दीक इवन आफ्टर दिस कोविड-19, और जिसमें जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ा चैलेंज है, रेमिटेंसेस के हवाले से बड़ा चैलेंज है, बट हम वी आर नॉट बैडली एक्सपोज उस तरह से एक्सटर्नल साइड पर, बिकॉज आपको पता है IMF ने 1.4 बिलियन डॉलर्स का स्पेशल हमें लोन दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कमिट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कमिट कर रहा है, फिर G20 के वो फैसले हैं जिससे आपकी रीपेमेंट पोस्टपोन हो जाएगी। सो एक्सटर्नल साइड का प्रेशर है, मैं ये नहीं कह रहा। फिर आपका ऑयल प्राइस इतनी सिग्निफिकेंट, सर हम तो कह सकते हैं कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई सर। ये तो एक्सटर्नल सेक्टर को तो हमें बड़ा सपोर्ट मिला है इस वक्त एक्सटर्नल साइड पे। तो वही मैं कह रहा हूँ, सो एक्सटर्नल साइड इज नॉट अ मेजर इशू। द इशू इज अबाउट द डोमेस्टिक पॉलिसी कि आप टैक्सेस कलेक्ट करने की आपकी एबिलिटी क्या होगी, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर क्या एबिलिटी होगी, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की क्या एबिलिटी होगी, जॉब क्रिएशन या कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट हो, इसके असरात कम हो। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो डोमेस्टिक फ्रंट पर है, एक्सटर्नल फ्रंट पर नहीं है। एक्सटर्नल फ्रंट जो है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट एक्सपोज। आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया था। इस वक्त प्राइवेटाइजेशन का माहौल वो कोविड की वजह से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है। खासतौर पर वो 2 LNG के प्लांट्स जिसको आप काफ़ी एडवांस स्टेज पर थे प्राइवेटाइज करने के, जिससे तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा आने थे, वो जाहिर सी बात है ये माहौल ही नहीं है, वो सारा रुक गया प्रोसेस। और भी जो दूसरे प्राइवेटाइजेशन के जो भी उनके करने के थे, OGDC की कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन करनी थी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड सो ऑन, तो वो तो मेरा ख्याल है अभी कुछ 4, 5, 6 महीने तक कोई एक्टिविटी एज सच नहीं होगी। जो वहाँ से प्रोसीड्स मेरा ख्याल है भूल जानी चाहिए। सिर्फ मसला ये है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो। क्योंकि प्लीज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंपोर्ट्स को इतना कर्टेल करने के बाद आपका जो टैक्स कलेक्शन एट द इंपोर्ट स्टेज होता है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगा। सो वो जो मैं ये कह रहा था ना कि 2 जगह से आपका इम्पैक्ट होता है, अपसाइड भी होती है, डाउन साइड भी होती है। तो आपका इंपोर्ट तो कम हुआ बिल, और वो बड़ी अच्छी बात है, और उसने करंट अकाउंट डेफिसिट को एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट किया है। लेकिन उसके साथ साथ उसके नेगेटिव असरात भी हैं कि आपकी टैक्स कलेक्शन इतनी कम हो गई है, और टैक्स कलेक्शन कम होने का आप सूबों से पूछें, सूबे तो शोर में जाएंगे कि भाई आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ ही नहीं रही, हमारे अखराजात यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कोविड के बाद आप सोचें हेल्थ केयर में कितना पैसा चाहिए आपको बजट में डालने के लिए। कोविड की तरफ आते हैं, लॉकडाउन की तरफ आते हैं। लॉकडाउन ज़ाहिर है कि पूरी इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई पूरा, और हुकूमत के लिए बहुत दबाव है, प्रेशर है। उस प्रेशर को आप भी समझेंगे कि हमें इंसानों की जिंदगियां भी महफूज रखनी है और मईशत को भी चलाना है। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्या इस वक्त जो SOPs के साथ फैक्ट्रीज को शुरू किया गया, आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्पेशली आपके जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप लोग होते तो क्या क्या मुख्तलिफ करते? इमरान देखें, हम क्या मुख्तलिफ करते हैं। एक तो कोविड के हवाले से बिल्कुल सही है, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, बाकी 200 ममालिक के लिए सेम फैसला था, और ये एक नई चीज़ थी, नए चैलेंज था, इसको कैसे करना चाहिए था। अब 4 सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं जिनको सब कहते हैं कि जी उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया है, स्टार्टिंग विद चाइना इटसेल्फ, फिर जर्मनी है, साउथ कोरिया है और न्यूजीलैंड है। इन 4 ममालिक ने क्या किया, जैसे ही ये वबा आई उन्होंने उसकी सीरियसनेस को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसमिट होता है एक शख्स से दूसरे शख्स तक, तो इसको तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल लॉकडाउन, बट वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम, अनलिमिटेड टाइम फ्रेम नहीं है। ये 4, 5, 6 हफ्ते हैं जिसमें हम ये लॉकडाउन करनी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तबाह तो नहीं हो सकती बिल्कुल। सो उस
4 हफ्ते या 5 हफ्ते को सख्त तरीन तरीके से, सीरियस तरीके से लॉकडाउन करें, और उसका फिर बेनिफिट आना ये शुरू हुआ कि आज साउथ कोरिया में स्कूल भी खुल गए। नहीं तो क्या साउथ कोरिया, ये चारों ममालिक, सर वहां पे एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास रोज कमा के रोज खाने वालों की बड़ी तादाद है। ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक डर और खौफ जो है वो भी तो अपनी जगह पे है ना, जो जिस वजह से वो कंप्लीट लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं। इमरान बिल्कुल सही है, डर है, खौफ। फैसला साजी जो होती है ना बिल्कुल फर्म होती है। फैसला साजी में ये नहीं होता आए बाएं शाएं, या करना है या नहीं करना, या आप ये कहें कि जी ये मुश्किल तरीन चीज है लेकिन इसके अलावा हमारे पास चॉइस कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा था जिन ये 4 ममालिक की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और भी कंट्रीज थी जिनके पास चॉइस था। बरतानिया था, उन्होंने बड़ा लेट शुरू किया, वही दे वर नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू डू, लेकिन द प्राइस दे आर पेइंग। मैंने आपको बताया ना 4-5 हफ्ते की मुश्किल बर्दाश्त की जर्मनी, चाइना को देख लें आप, चाइना ने किस किस्म का लॉकडाउन किया था, बिल्कुल सीज करके रख दिया था। आज चाइना वापस आ गया, एक भी इन्फेक्शन नहीं हो रही है। साउथ कोरिया में स्कूल तक खुल के, प्रोफेशनल बेसबॉल हो रही है, जर्मनी में प्रोफेशनल फुटबॉल हो रही है, न्यूजीलैंड से। मैं ये नहीं कह रहा कि चॉइस कोई आसान थी, अगेन चॉइस हमेशा मुश्किल होती है हुकूमत वक्त को, लेकिन हमने क्या किया, हमने ना लॉकडाउन किया और वबा भी फैलती चली गई और साथ में इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क होता चला गया। भाई अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात सही मान लें तो फिर आपने लॉकडाउन नहीं करना था, फिर आप इकोनॉमी चलने देते, और फिर वो जो हर्ड इम्यूनिटी की लॉजिक है और स्ट्रेटजी है जो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद हुकूमत अब फॉलो कर रही है, भाई आपने लोगों को तो बाहर आने से नहीं रोका ना। कितने लोगों ने बाहर आना था जिससे खराब होता, जब आपने ये लेकिन सर यही हालात लगभग यही हालात आजाद कश्मीर में भी देखने में आए। वहां तो आपकी हुकूमत है, गो के उसने चाहा कि बहुत सख्ती करे, लेकिन वहां पे भी यही सूरत हाल है ऑलमोस्ट। आप देखें ना, मैं कोई एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। देखें, जब फेडरल गवर्नमेंट, दुनिया भर में फेडरल गवर्नमेंट का फैसला इज द की फैसला। आपको पता है सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कितना आपस में चलता रहा, और उसकी वजह से नुकसान सिंध को भी हुआ, पूरी हुकूमत को भी हुआ। हाँ इन्होंने ये लॉकडाउन कर रहे हैं, वहां वो लॉकडाउन नहीं कर रहे। ये मस्जिदों को कह रहे हैं नहीं हम जुमा पढ़ने देंगे, वहां वो कह रहे हैं जुमा पढ़ने देंगे। सो जब अनसर्टेनिटी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान फैसला था, मैं सिर्फ ये कह रहा था अब वापस जाके देखें तो हमने पिछले 2 महीने में ना गेन किया, इकोनॉमी भी हमारी बर्बाद हो गई, और ना ही हमने इस वबा को रोकने के लिए उसके वो जो हाफ हार्टेडली हमने चीज की वो फायदे से कहीं ज्यादा उसका नुकसान जो है वो सामने आया। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब, और पाकिस्तान की लॉकडाउन के तनाजुर में इससे बाहर निकलेंगे, फिर बजट क्या कुछ देखा जा रहा है, इकोनॉमी कहां पर खड़ी है, इसका हम जायजा ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर अशफाक हसन खान ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आपकी उस स्टडी की जिसमें आपका ये कहना है कि चाहे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। पिछले काफ़ी अरसे का आपने एक ट्रैक जो है वो सामने लेकर आए। साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट और एक्सचेंज रेट के हवाले से भी आपकी कुछ स्टडी है, तो हम चाहेंगे ज़रा शेयर कीजिएगा डॉक्टर साहब। देखें, बहुत जमाने से मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि हम जैसे तरक्की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन आप देखें हम मेजर कैसे करते हैं, ये सप्लाई साइड से होता है। गवर्नर ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि पाकिस्तान के भी इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई साइड फिनोमेना है, फॉलोड बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस को खुद बढ़ाती है। गैस की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही होती है या सप्लाई साइड से है, ये गवर्नर साहब खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो डिमांड साइड पे करते हैं। तो यही तो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली देखा गया है कि डिस्काउंट रेट जो है जब आप बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उससे कॉस्ट कैपिटल का प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है, वो पास ऑन होता है कंज्यूमर को। तो इसीलिए आपने ग्राफ पे देखा होगा कि ये 2000 से लेके 2020 तक का है नंबर, मंथली नंबर है ये, और कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है कि एक एक टर्निंग पॉइंट जो है वो साथ साथ मूव कर रहा है।
तो यही है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हम बार बार ये कहते रहे कि भाई इन्फ्लेशन को इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ना, ये हेलीकॉप्टर से उतरे हुए हैं। लेकिन सर ये बात बताइए, कोविड में अब जिस तरीके से 13.25% से और 8% पे बहालत मजबूरी लेकर आना पड़ा, जो कुछ भी है आए, क्या इससे आप समझ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है उसमें उसकी थिंकिंग में कुछ तब्दीली आई है और अब डोमेस्टिक इकोनॉमी को फ्लरिश करने की, उसको मुस्तहकम करने की, जो इससे पहले हमेशा आप बात करते रहे, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, या अभी भी किबला अलग है? बिल्कुल किबला अलग है और ये हमेशा से रहेगा अलग। उसकी वजह है सेंट्रल बैंक जो है, दे लुक टुवर्ड्स IMF। द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द IMF। IMF के अंदर में जो है वो हर चीज मॉनेटरी, इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स को बिलोंग करते हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट्स को एक अदारा रिप्रेजेंट करता है और उसमें जितने भी बाय डेफिनेशन वो आप समझ लें कि रिलीजन है उनका। जिस तरीके से हम मुसलमान जब होते हैं तो हम कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ के ही मुसलमान होते हैं। इसी तरीके से जब आप IMF में जाएंगे आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। देयरफॉर अगर इन्फ्लेशन है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करो। यही किताबों में भी लिखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, और जो भी लोग वहां से आए हैं और खासकर IMF से आए हैं वो वही थिंकिंग लेकर आएंगे। जुबैर साहब, आप डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF से नहीं निकल सकते। क्या वाकई हकीकतन आप समझते हैं कि इतनी बुरी चीज है और इतना बड़ा डेट ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं अब, और पहली दफा नहीं, कोई 16-17 दफा? देखिए मैं जरा जुबैर साहब से इसके ऊपर व्यू ले लूं। डॉक्टर साहब प्लीज। जी जुबैर साहब। जी डॉक्टर इशफाक पिछले 2 साल से ये चीज़ मेंटेन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है उनकी बात में बहुत तकवीत है और प्रूव हो चुकी है अब तो एक्सपीरियंस के साथ। जब हम मुड़ के पीछे देखते हैं कि डिस्काउंट रेट कंसिस्टेंटली बढ़ाते चले गए और इतने हद तक बढ़ा दिया के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती चली गई, ये भी बड़ा अजीब फिनोमेना है। और सर हॉट मनी की भी, सर हॉट मनी की भी जो पहली आवाज उठी थी वो डॉक्टर अशफाक हसन खान की तरफ से उठी थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, पॉलिसी एड के हवाले से। जी सो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कोरिलेशन बिल्कुल दोनों में नहीं था और वो प्रूफ भी हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जनवरी की जब फिगर्स आई इन्फ्लेशन की, जनवरी की क्या हर महीने इन्फ्लेशन ऊपर चलता ज़्यादा होता चला गया। इस साल इस फिस्कल ईयर में तो 10% से ज़्यादा था हर महीने और मैक्सिमम रीच कर गया तकरीबन 13-14% और ख़ासतौर पर फूड इन्फ्लेशन 23% से ऊपर चली गई और 13.25% हमने रखा हुआ था पॉलिसी रेट। तो सस्टेनेबल ही नहीं था पाकिस्तान के लिए, ना इन्फ्लेशन रोक रहे थे और बिजनेसेस को तबाह कर रहे थे। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। एक चीज, क्योंकि NDMA ने कहा कि अब इस हफ्ते जरा थोड़ा सा पता चलेगा, बात और हैं जो हम इस वक्त शायद अकाउंट फॉर उस तरह से नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो टिड्डी दल के हमले जो पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को मुतासिर कर रहे हैं और साथ ही साथ मुमकिना सैलाब का भी खतरा। तो अभी इनको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया अपनी इकोनॉमी के अंदर। डॉक्टर साहब नहीं, आपका नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट में बैठ के लोग इतनी सारी चीजों के अकाउंट फॉर करते हैं? वो हम जब हम पे आके टूट पड़ता है उस वक्त फिर हम देखते हैं कि अब क्या करना होगा। तो हम इतना, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है इन सब चीजों को अकाउंट फॉर करने की और उस हिसाब से आप जितने अकाउंट फॉर करेंगे उतना ही आप बर्बादी वाला नमूना पेश करेंगे अपने मुल्क के इकानमी का। जैसे अभी उन्होंने ग्रोथ को नेगेटिव जो दिखाया है, ये जानबूझकर दिखाया गया है डेट रिलीफ हासिल करने के लिए। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, इससे पहले भी स्टेटमेंट भी मेरा छपा अखबार में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है कि हमें नेगेटिव ग्रोथ दिखाना है, क्योंकि IMF ने दिखा दिया था और 1.5 नेगेटिव दिखाया था। हाँ। जिसके बेसिस पे उन्हें रैपिड फाइनेंसिंग से $1.4 बिलियन भी मिल गया। तो अब आप पॉजिटिव दिखाओगे तो फिर वो तो उनका जो है, जो उन्होंने वहां पर बिल्ड किया था नैरेटिव्स, वो नैरेटिव डिफीट हो जाता है। इसलिए वो नेगेटिव ग्रोथ लाना वक्त की मजबूरी थी। जब मुल्क की स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से बनना शुरू हो जाए कि मसलिहत के तहत हम बनाना शुरू कर दें स्टैटिस्टिक्स, तो देखें कितना नुकसान होगा।
या आने वाले बच्चों का, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे पता है कि जब बच्चे रिसर्च करेंगे तो उनको अजीब अजीब से नंबर मिलेंगे और अजीब अजीब सा रिजल्ट आएगा। हम क्या उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि भाई आपके लोगों ने और हुक्मरानों ने अपने पसंद के मुताबिक नंबर जो है वो यहाँ डाला था, मसलहत के तहत नंबर, आपके ग्रोथ के नंबर डाले गए थे। ये हमने बहुत गलत काम किया है। तो सर आप ये देखें जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा कि वी हैव एडजस्टेड टू टेक इनटू अकाउंट द कोविड-19 इम्पैक्ट, एडजस्टेड। तो और उसमें ऐसी जबरदस्त एडजस्टमेंट की है कि जो IMF ने अप्रैल के महीने में, आप उसकी रिपोर्ट को देखें, जो नॉमिनल GDP उन्होंने दी है, वी हैव कम एग्जैक्टली क्लोज टू दैट नॉमिनल GDP। कितनी मैसेजिंग की है हमने। डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक नई गुफ्तगू और एक नई बहस छेड़ दी है यहाँ पे कि अब जो है हालात, पॉलिसीज जो हैं वो उनका बेंचमार्क कुछ और है। आगे आने वाले प्रोग्राम में इसके ऊपर हम जरूर आपसे आपकी राय लेंगे। जाते जाते लास्ट, जुबैर साहब, ये टिड्डी दल की जो मैंने बात की और जो मैंने बात की इस वक्त सैलाब का मुमकिन खतरा जो है, इस पे क्या कहेंगे? लास्ट 20 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि हम इतनी, हमारे में कैपेसिटी नहीं है कि हम फोर्स ही कर सकें आने से पहले। मेरा ख्याल है बहुत हद तक डैमेज हो चुका है, वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया है। अब हम रिएक्टिव मोड में और दिन रात काम कर रहे हैं। हाउ फार हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, बट सीरियसली कमिंग ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, इट विल सीरियसली हर्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल इकोनॉमी। और अगर हकीकतन ऐसा है जैसे कि डॉक्टर साहब इस वक्त अपने तजर्बे से कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव ग्रोथ है ये पर्पसली दिखाई जा रही है, तो सूरत हाल फिर बहुत ज़्यादा संगीन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन और मोहम्मद जुबैर साहब, आप दोनों हजरात। नाज़रीन, इस बहस को, इस पॉइंट को डॉक्टर अशफाक हसन खान की तरफ से जो रखा गया है, इसको मैं चाहूँगा आगे आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।